हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों, क्लास 10th। आई एम डॉक्टर आलोक सर कह सकते हैं आप मुझे। क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और उसका ये पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन या चैप्टर के को में क्या केमिकल रिएक्शन होते हैं, क्या केमिकल इक्वेशन होता है, क्या केमिकल चेंजेज होते हैं, क्या फिजिकल चेंजेज होते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर को। और आपको देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है व्हाट इज फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या है उसको हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है। तो देखिए स्क्रीन पे आपके ये एक मैटर आया, व्हेन मैटर चेंजेज फॉर्म्स बट नॉट केमिकल आइडेंटिटी। जब कभी मैटर अपने फॉर्म को चेंज कर ले लेकिन उसकी केमिकल आइडेंटिटी चेंज ना हो, उसकी खुद की केमिकल आइडेंटिटी है और वो आइडेंटिटी जब चेंज नहीं होगी तो ऐसे चेंजेस को हम लोग फिजिकल चेंज कहेंगे। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल आपको दिख रहे होंगे। बॉइलिंग। अब बॉइलिंग में देखिए क्या होगा कि आप बॉयल करते गए वाटर को, वाटर का एक फॉर्म था लिक्विड फॉर्म, वाटर का दूसरा फॉर्म वेपर फॉर्म आ गया। आपने बॉयल किया, वाटर अपने फॉर्म को चेंज कर दिया, लेकिन उसकी केमिकल आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई। केमिकली वो तब भी H2O ही था और वाष्प बनने के बाद भी वो H2O ही होगा। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, उसमें ऑक्सीजन एटम होगा, 2 हाइड्रोजन एटम होंगे, 1 ऑक्सीजन का एटम होगा और वाटर का मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, चाहे वो आइस के फॉर्म में आ जाए। अब देखिए दूसरा मेल्टिंग दिया हुआ है, अब मैं आइस को लिए और मेल्ट कर दिए, ठीक है ना, तो मेल्टिंग में भी उसकी केमिकल आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई। मैंने एक एग्जांपल लिया, आप मल्टीपल एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे हम लोग अगर आयरन को मेल्ट करा दें तो मेल्ट करा देने पे वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, लेकिन उसकी केमिकल आइडेंटिटी बिल्कुल चेंज नहीं होगी। फ्रीजिंग, फ्रीज कर देंगे, आइस को आइस बना दिया, वाटर से आइस बना दिया, तो उसकी केमिकल आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई। तो ऐसे चेंजेस को हम लोग फिजिकल चेंज कहेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है उसको समझिए। व्हाट इज केमिकल चेंज। अब ये बोला गया कि केमिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज किसको कहते हैं। ओके, तो देखिए केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज रिजल्ट फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। ऐसा कोई भी चेंज जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू हो रहा हो उसको हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। ठीक है ना। केमिकल चेंज रिजल्ट फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन एंड देयर एग्जांपल इज बर्निंग। अब जला दीजिए। दूसरी चीज दिमाग में रखिएगा, फिजिकल में क्या होता था, आप उसके फॉर्म को चेंज कर रहे हैं और वो रिवर्ट हो सकता है। ठीक है ना, आपने आइस को पिघलाकर वाटर बना दिया, वाटर को फिर से जमा के आप आइस बना लीजिए, तो ये प्रक्रिया आप कर सकते हैं फिजिकल चेंज में। केमिकल चेंज में एक बार आपने आग लगा दी पेपर में, पेपर लिया और पेपर में आग लगा दिया, केमिकल चेंज, पेपर ऐश में चेंज हो गया। अब वो ऐश से आप फिर से पेपर नहीं बनाओगे। ठीक है, रस्टिंग, आयरन लिया और आपने रख दिया है और आयरन पे रस्टिंग हो गई, ठीक है ना, अब वो रस्टिंग वापस से नहीं आएगी। ठीक है ना, इट मे बी सम केमिकल चेंजेस बिकॉज ऑफ दैट द रस्टिंग टेक प्लेस एज वेल एज रॉटिंग। तो ये सब केमिकल चेंज में आएगा जहां पे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही हैं। ओके, तो वो कोई भी चेंज जिसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो उसको हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। देखिए एक्टिविटीज, आपकी बुक में एक्टिविटीज बहुत सारी दी हुई हैं। अब देखिए मैग्नीशियम की रिबन लिया, दिखाया होगा कि मैग्नीशियम की रिबन को आप टोंग से पकड़ लीजिए और उसको नीचे से बर्न करिए। बर्न जब करेंगे कुछ देर बाद आपकी मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है, मैग्नीशियम एक मेटल है, उसको आप जब बर्न कर रहे हैं, बर्न हो रहा है, मैग्नीशियम का पेपर बर्न हो रहा है और ऐश में चेंज हो जाएगा। तो आपने बर्निंग की, देखिए यहां पे दिख रहा है आपको, बर्निंग किया और व्हाइट ऐश मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये ऑक्सीजन कहां से आया, बर्निंग प्रोसेस में ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, इन्वायरमेंट से
मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो गया। वहां से ऑक्सीजन लिया और केमिकल चेंजेज हुए, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बर्न किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो गया। बाकी इस पूरे केमिकल रिएक्शन में क्या क्या और चीजें हुई वो देखिए क्या हुआ। हीट एनर्जी बाहर निकली रिएक्शन से। भाई वहां से जब बर्न कर रहे हो तो चटचटाहट की आवाज के साथ वो बर्न करता है, तो हीट इज इवॉल्व्ड एज वेल एज लाइट इज ऑल्सो इवॉल्व्ड। लाइट एनर्जी भी निकल रही है, जला रहे हो तो लाइट भी निकल रहा है। ठीक है, तो ये पहली एक्टिविटी आपके बुक में जो दी हुई है क्लास 10th की वो ये है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी 2 को देखते हैं। तो देखिए यहां पे ऊपर आपको एक्टिविटी 2 दिख रहा है और एक्टिविटी 2 क्या कहता है। एक्टिविटी 2 कह रहा है कि आप लेड नाइट्रेट और वाटर को लेकर, लेड नाइट्रेट कंपाउंड है और लेड नाइट्रेट को वाटर के साथ क्या करिए, मिक्सअप कर दीजिए। ठीक है, लेड नाइट्रेट का एक सोल्यूशन बना लीजिए, लेड नाइट्रेट का एक सोल्यूशन बना दीजिए और उसमें पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन मिला दीजिए। ऊपर देखिए मैंने पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन लिया, लेड नाइट्रेट के सोल्यूशन में मिला दिया। सोल्यूशन कैसे बनाएंगे भाई, एक सोल्यूट पार्टिकल लेंगे, सॉल्वेंट लेंगे। सोल्यूट क्या था, लेड नाइट्रेट, सॉल्वेंट क्या था, वाटर, मिक्स किया, दूसरी तरफ सोल्यूशन बनाया, पोटेशियम आयोडाइड को वाटर में लेकर सोल्यूशन बना दिया। तो पोटेशियम आयोडाइड के सोल्यूशन को जब हम लेड नाइट्रेट के सोल्यूशन में डालते हैं तो वहां पे आपको एक कुछ देर बाद एक नीचे जो है येलो कलर की पीपीटी बनती है। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट बनता है, सॉलिड फॉर्म आ जाता है। अरे दोनों तो हमने एक्वस फॉर्म में लिया था। एक्वस फॉर्म का मतलब क्या है, जब सॉल्यूशन बनाते, जब भी देखिए लेड नाइट्रेट आपका ऐसे ही प्रेजेंट है तो वो सॉलिड फॉर्म है। लेड नाइट्रेट को आपने मिला दिया और अब वो पानी में प्रेजेंट है तो उसको हम लोग एक्वस फॉर्म कहते हैं। ठीक है ना, तो बहुत जगह लिखा होगा AQ, जैसे उसका फिजिकल स्टेट दर्शाया जा रहा है। जैसे चीनी लिया, चीनी आपका सॉलिड फॉर्म में, लेकिन जब चीनी को पानी में मिला के सोल्यूशन बना दिया तो अब हम कहेंगे चीनी का कि चीनी उसमें जो सुक्रोज है वो एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, तो यहां पे देखिए लिया तो दोनों हमने एक्वस फॉर्म में और कुछ देर बाद रिएक्शन करके वहां एक येलो प्रेसिपिटेट बन जा रहा है। ये येलो प्रेसिपिटेट किस चीज का था, ये क्यों नहीं डिसॉल्व हो रहा है, इट डज नॉट डिसॉल्व। ये क्या था, ये रिएक्शन के थ्रू लेड आयोडाइड बन गया। जब लेड नाइट्रेट ने पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया तो लेड आयोडाइड बन गया है और उसका येलो प्रेसिपिटेट बनता है और वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होता है और वो प्रेसिपिटेट बना लेता है नीचे जो है जमने लगा येलो कलर का एक सब्सटेंस जिसका नाम था लेड आयोडाइड PbI2। और सॉल्यूशन में दूसरा कंपाउंड क्या बन गया, 2KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है ना, उसमें पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। तो ये आप रिएक्शन में लिखवा दूंगा या आप लिख लीजिएगा। ठीक है ना, क्या हुआ रिएक्शन में, PbNO3 aqueous form react with potassium iodide aqueous form and it forms potassium nitrate and lead iodide। लेड आयोडाइड का पीपीटी बन जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है और पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन में एक्वस फॉर्म में रहता है। ठीक, एक्टिविटी नंबर 3, एक्टिविटी नंबर 3 कहती है कि यहां पे हमने इस बीकर में कुछ लिया हुआ है। क्या लिया है वो देखिए अब आएगा। अब यहां पे कुछ और भी चीजें ले ली, 2 चीजें मिला रहे हैं। अब वो 2 चीजें क्या हैं, ठीक है, और इससे एक पाइप लगा दी। ये देखिए बीकर नहीं है, इसको कोनिकल फ्लास्क कहते हैं। आई एम सॉरी, कभी कभी गलती से कुछ निकल जाता है। इसका नाम कोनिकल फ्लास्क है। इस पे ऊपर कैप लगाया हुआ है, आपने कुछ सब्सटेंस लिए हुए हैं। देखिए 2 चीजें यहाँ पे हमने ली हुई हैं और यहाँ पे एक हमने इस तरह से पाइप लगा दी है और इसके बाद इधर इसको वाटर का बड़ा सा टैंक लिया है और उस वाटर टैंक में इस पाइप को डाल दिया और इस पाइप के ऊपर हमने एक उल्टी करके टेस्ट ट्यूब रख दी। ठीक है, ये पूरा एक्सपेरिमेंट मैं आपको दिखा रहा हूं। क्या क्या किया देख लिए फिर से। एक हमने क्या लिया, कोनिकल फ्लास्क लिया, कुछ मटेरियल इसमें डाले हैं, वो क्या है वो अभी आपको बताएंगे। इसमें हमने पाइप लगा दी, पाइप लगाकर उसके बाद एक बड़े से कंटेनर में वाटर भर लिया, वाटर भर के उस पर एक इन्वर्ट करके टेस्ट ट्यूब लगा दिए। ठीक है, और ये जो अंदर था वो क्या था, ग्रेनुलेटेड जिंक,
मतलब जिंक के कुछ टुकड़े लिए जो येलो कलर में दिख रहे हैं, और उसमें हमने डाइल्यूट HCl डाला, ठीक है ना, डाइल्यूट HCl कीप के सहारे से डाल दिया। अब वो दोनों जिंक और HCl एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, और जिंक और HCl जब भी डाइल्यूट HCl एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। तो ये देखिए वाटर है, ये यहां पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होने लगी। H2 गैस देखिए किस तरह से इवॉल्व हो रही है। H2 गैस टेस्ट ट्यूब में ऊपर जाएगी क्योंकि हाइड्रोजन गैस वाटर के साथ मिक्सअप नहीं होती है, ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग इस टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लेते हैं। तो ग्रेनुलेटेड जिंक प्लस डाइल्यूट HCl, ऊपर आपको रिएक्शन दिख रहा है, ग्रेनुलेटेड जिंक प्लस डाइल्यूट HCl क्या देगा, बबल्स ऑफ गैस इवॉल्व्ड, बबल्स ऑफ गैस इवॉल्व्ड accompanied by brisk effervescence। क्वेश्चन दिमाग में आता है बच्चों के कि सर ये बबल ऑफ गैस तो ठीक है, ये ब्रिस्क इफरवेशंस क्या है, ठीक है ना, रैपिड इवोल्यूशन ऑफ गैस। ब्रिस्क इफरवेशन का मतलब है कि कोई चीज रैपिडली और विगरसली निकल रही है, बहुत तेजी से, बहुत विगरसली निकल रही हो, तो उसको हम लोग ब्रिस्क इफरवेशंस कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, अपॉन टचिंग द फ्लास्क इज फॉर्म्ड टू बी हीटेड अप। जब हम उस फ्लास्क को टच करते हैं, ये जो फ्लास्क है, इस फ्लास्क को जब हम टच करते हैं तो इस फ्लास्क को टच करने पे ये हमको हल्का सा गर्म महसूस होता है, ठीक है। तो ब्रिस्क इफरवेशंस के साथ बुलबुले के साथ गैस निकल रही थी, और जब हमने फ्लास्क को टच किया तो वो गर्म था, ठीक। दिस मीन्स केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन यहां पर हो रहा है, इसका यही मतलब है कि देयर इज सम केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। द गैस इज आइडेंटिफाइड एज H2। गैस को हम हाइड्रोजन गैस की तरह आइडेंटिफाई करते हैं, कलेक्टेड ओवर द वाटर, वाटर के ऊपर कलेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज इट डज नॉट डिसॉल्व इन इट, क्योंकि हाइड्रोजन गैस वाटर में डिसॉल्व नहीं होगी, ठीक है, इसलिए इस गैस को हम आइडेंटिफाई कर लिए कि ये H2 गैस है। तो यहां पे देखिए केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं इनके एक्टिविटीज में, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहली एक्टिविटी मैंने बताई कि मैग्नीशियम बर्न कर रहा है, उसका फॉर्म चेंज हो गया, वो एस में चला गया। दूसरी एक्टिविटी में आपने देखा कि दो सॉल्यूशन को मिलाए और उसके प्रोडक्ट में एलो लेड आयोडाइड बन गया, एक प्रेसिपिटेट बन गया, सॉलिड फॉर्म आ गया, ठीक है। तीसरी एक्टिविटी आपको दिखा रही है कि इफरवेसेंस के साथ गैस निकल रही है, और साथ ही जो गैस निकल रही है वो हीटेड अप है, मतलब यहां तो हमने कोई आग यूज नहीं की, कोई हीट यूज नहीं की, लेकिन जो गैस निकल रही है वो गर्म है। तो ये सब एक्टिविटीज इसीलिए बताई जा रही हैं कि आप ये समझें कि यहां क्या क्या चेंजेस होते हैं केमिकल रिएक्शन के। कैरेक्टरिस्टिक्स में आगे डिस्कस करूंगा, तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स में इन एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स समझाने के लिए ये एक्टिविटीज आपकी बुक में दिए हुए हैं, उसको हमको समझने की जरूरत है। तो ये देखिए पूरा रिएक्शन हमने लिख दिया, Zn प्लस 2HCl, ZnCl2 प्लस H2, और H2 को एरो लगाकर ऊपर दिखाया है, जो ये बता रहा है, जो ये दर्शा रहा है, ये देखिए जो ये दर्शा रहा है कि हाइड्रोजन गैस है, और गैस है तो ऊपर जाएगी, मूव करेगी। तो गैस को दिखाने के लिए हमेशा हम इस तरह के एरो का यूज करते हैं। तो ये रिएक्शन आपका था। आइए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटीज या एक्टिविटी 4, और एक्टिविटी नंबर 4 ये कहती है रस्टिंग। रस्टिंग है, बोल रहे हैं कि ऊपर यहां पे दिख रहा है आपको रस्टिंग क्या होती है। ब्राउन पैच ऑफ लेयर ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन। आयरन के सरफेस पे ब्राउन पैचेज आने लगते हैं जब वो बहुत दिनों तक एक्सपोज होता है एटमॉस्फेयर में, एयर में। तो वो जो ब्राउन पैचेज हैं उसी को हम लोग रस्टिंग कहते हैं, है ना। द ब्राउन पैचेज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन मेटल when the iron is exposed for the long time in the atmosphere, it is called rusting. इसको हम लोग रस्टिंग कहेंगे। अब आगे बात करते हैं, सारी एक्टिविटीज हो गई हमारी, मैंने 4 एक्टिविटी आपको दिखा दी, आपकी बुक में दी हुई हैं। अब हम लोग बात करेंगे
केमिकल चेंज के कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो फिजिकल चेंज, फॉर्म में भी चेंज, बट दे कैन रिवर्ट। केमिकली कोई चीज रिवर्ट नहीं होती, वो जनरली रिवर्ट नहीं होती। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो वो रिवर्ट नहीं होगा। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल चेंजेज के, उनको हम लोग यहां पे अब डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बना था, आपने देखा था एक्टिविटी नंबर 2 में कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है। इन सम केसेस पीपीटी में भी फॉर्म्ड, कुछ केसेस में, सभी केसेस में नहीं। केमिकल चेंज का एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसी में पीपीटी बन रहा है, किसी में प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो वहां पे इक्वेशन हमने लिख दिया। अब देखिए वही इक्वेशन आ गई, लेड नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में। तो ये देखिए लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, एक्वस फॉर्म लिखा हुआ है, AQ लिखा हुआ है ना। AQ का मतलब है कि सोल्यूशन फॉर्म में है। पोटेशियम आयोडाइड ये भी सोल्यूशन फॉर्म में है। लेड आयोडाइड ये जो बना रिएक्शन के बाद, एरो लगा हुआ है ना, एरो इस तरफ, रिएक्शन इस तरफ बढ़ रही है। वो सब चीजें मैं बताऊंगा, कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। देखो एरो इधर लग रहा है, रिएक्शन इस तरफ प्रोसीड कर रही है, प्रोडक्ट ये है, ये रिएक्टेंट था। जो एरो के बाईं तरफ होता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं, जो एरो के दाहिनी तरफ होता है उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहां पे प्रेसिपिटेट बन गया, और इस यहां पे दूसरा जो प्रोडक्ट था, दो प्रोडक्ट बने हैं। वो एक प्रोडक्ट क्या था, लेड आयोडाइड, और दूसरा क्या था, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट तो एक्वस फॉर्म में रहा, लेकिन लेड आयोडाइड का पीपीटी बन गया है, सॉलिड फॉर्म में आ गया। चेंजेज इन कलर, दूसरा यह है कि चेंजेज इन कलर, कलर में चेंज हो जाता है। अब रस्ट ऑफ आयरन एग्जांपल है इसका, ब्राउन कलर। कलर वहां येलो प्रोड्यूस हुआ था, यहां पे लेड आयोडाइड में येलो कलर प्रोड्यूस हुआ था। तो प्रोडक्शन ऑफ कलर, आपका कलर चेंज हो गया, कोई भी कलर चेंज हो गया तो इट मींस देयर इज सम केमिकल रिएक्शन। तो रस्ट ऑफ आयरन, ऐसे तो रस्ट आप देखें, जो आयरन आप देखेंगे तो आयरन आपको चमकता हुआ दिखेगा, ठीक है ना, शाइनिंग अपीयरेंस आएगा। लेकिन जब आयरन को बहुत दिनों तक आप एटमॉस्फेयर में ऐसे ही एक्सपोज करा देंगे तो उस पर ब्राउन कलर की रस्ट आ जाती है, ठीक। नेक्स्ट, चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज हो जाएगा। अब देखिए मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, यहां पे एग्जांपल लिया हुआ है। आइस को हमने मेल्ट करा दिया, यहां पे ये एक फिजिकल चेंज है, ठीक है ना। मेल्टिंग ऑफ आइस में कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, तो एग्जाम्पल थोड़ा ठीक नहीं है। हाँ, यहां पे देखिए लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड दोनों एक्वस फॉर्म में थे, और वहां पे लेड आयोडाइड जो बना वो प्रेसिपिटेट बना दिया, तो स्टेट चेंज हुआ। दोनों एक्वस फॉर्म से कहां पे आ गए, सॉलिड फॉर्म में आ गए। भाई प्रेसिपिटेट बन गया तो मतलब सॉलिड फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल है चेंज इन टेम्परेचर, टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। देखिए चेंज इन टेम्परेचर में दो तरह के रिएक्शन है, या तो टेम्परेचर जो है क्या होगा, बढ़ गया, मतलब हीट निकल रही है, या केमिकल रिएक्शन कराने के लिए हीट दे रहे हैं। दो तरह के रिएक्शन का मतलब हो गया कि या तो किसी केमिकल रिएक्शन से हीट निकले, या कोई केमिकल रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब कर ले। दे रहे हैं, हीट कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है, एब्जॉर्ब भी कर लेता है, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट भी होता है, अभी मैं एग्जांपल से सब समझाऊंगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहां हीट इवॉल्व हो रही हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहां देखिए नीचे दूसरा पॉइंट मैं ले रहा हूं, या अभी एग्जाम्पल देख लीजिए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के क्या एग्जाम्पल है। कंबस्शन रिएक्शन, कंबस्शन रिएक्शन में देखिए यहां पे CH4 यानी कि मीथेन को ऑक्सीजन के साथ बर्न कराया जा रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, साथ ही हीट इवॉल्व हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इंडोथर्मिक रिएक्शन, जहां पे हीट एब्जॉर्ब हो रही हो, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, आप पता है हमारे प्लांट्स फोटोसिंथेटिक रिएक्शन करते हैं। फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लिया, और बिना लाइट के नहीं हो पाएगा, तो लाइट क्या दे रही है, उसको हीट दे रही है, हीट एनर्जी दे रही है, लाइट एनर्जी वहां पे मिल रहा है, तो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या हो जाएगी, एक तरह से इंडोथर्मिक,
जब रिएक्शन के अंदर हीट जा रही हो और जब रिएक्शन के बाहर हीट, जब रिएक्शन के अंदर जा रही है तो इंडो, जब बाहर निकल रही है तो एक्सो। अब देखिए क्या होता है कि जैसे कभी आपने महसूस किया होगा कि हम ग्लूकोज लेते हैं, पानी के गिलास में डालते हैं और आपका ग्लास ठंडा हो जाता है, महसूस किया आपने कभी? इस रिएक्शन में क्या होगा? इस रिएक्शन में क्या होगा? हीट रिएक्शन, एक रिएक्शन हुआ और हीट उसने एब्जॉर्ब कर ली, इसलिए पानी का गिलास आपका ठंडा दिख रहा है, ठंडा हो गया, हल्का सा ठंडा महसूस करते हैं आप। तो वो रिएक्शन हुआ, उसमें हीट क्या हुई? एब्जॉर्ब हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? तो यहां पे ऊपर आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है केमिकल इक्वेशन क्या है। देखिए केमिकल इक्वेशन दो तरह के हैं, पहला है वर्ड इक्वेशन और दूसरा है सिंबल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन मतलब केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए या तो हम वर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो वर्ड फॉर्म बहुत ही ज्यादा कॉमन नहीं है, और दूसरा है सिंबल इक्वेशन जहां पे हम लोग सिंबल लिखते हैं। तो वर्ड इक्वेशन क्या है और सिंबल इक्वेशन क्या है, पहले इसको हम लोग समझेंगे। देखिए वर्ड इक्वेशन क्या है, द रिएक्टेंट्स आर रिटेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्शन को लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, और उन अगर रिएक्टेंट दो हैं, एक है तो एक लिखेंगे, दो हैं तो उनको प्लस साइन के साथ लिखते हैं। तो दो रिएक्टेंट लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड, एक एरो लगा दी, और प्रोडक्ट को हम लोग राइट हैंड साइड में लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, और प्रोडक्ट अगर प्रोडक्ट भी प्रोडक्ट्स के फॉर्म में है तो उसको भी प्लस साइन के साथ लिखेंगे। ओके, तो प्लस साइन इंट्रोड्यूस करेंगे अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा है, अगर प्रोडक्ट भी एक से ज्यादा है। तो प्रोडक्ट इज रिटेन ऑन द राइट साइड, रिएक्टेंट इज लेफ्ट ऑन द लेफ्ट साइड, एंड प्लस साइन इज इंट्रोड्यूस्ड इन बिटवीन देम। द एरो सेपरेट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, एरो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट कर रहा है, ठीक है, एंड सो द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, और वो डायरेक्शन रिएक्शन के डायरेक्शन को शो करता है। द रिएक्टेंट इज रिटेन ऑन द लेफ्ट साइड, the product is written on the right side. The reactants, if there is a reactants, the plus sign is introduced in between them. If there is a product, the plus sign is introduced in between them. The both reactants and products are separated by the arrow, and arrow shows the direction of the reaction. Okay, next point, arrow head towards the product. arrow का जो head होगा वो product की तरफ होगा, समझ गए? ये देखिए एग्जाम्पल हमने ले लिया, ये वर्ड इक्वेशन है, वर्ड के फॉर्म में हमने इक्वेशन को लिख दिया है, केमिकल इक्वेशन को। मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, ऊपर आपको दिख रहा है, ठीक है। एरोहेड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, तो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। सब कुछ आपको समझ में आ रहा है? आइए सिंबल इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। सिंबल इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, जनरली जो भी हमारा रिएक्टेंट है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। उनके अगर मान लीजिए एलिमेंट है तो एलिमेंट का, अगर कंपाउंड है तो कंपाउंड का एलिमेंटल फॉर्म लिख लेंगे। तो हियर फार्मूला ऑफ द एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड आर रिटेन्ड इंस्टीड ऑफ देयर वर्ड नेम। वर्ड नेम की जगह पे हम उसके केमिकल फार्मूले को लिखते हैं रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के, ठीक है। दे आर ऑल्सो सेपरेटेड बाय द एरो हेड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। बाकी सब चीजें सेम है, बस वर्ड फॉर्म को सिंबल फॉर्म में लिखना है। अब मैग्नीशियम को वहां पे हम लोगों ने मैग्नीशियम लिखा था, यहां पे हम Mg लिख सकते हैं। तो देखिए 2Mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2MgO। ये जो रिएक्शन हमने लिखा है ये अभी बैलेंस नहीं है, तो इसको आप बैलेंस कर लीजिए। 2MgO प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, 2MgO। ओके, Zn प्लस 2HCl, ZnCl2 प्लस H2, ठीक है। तो ये सब सिंबॉलिक फॉर्म है, सिंबल के फॉर्म में आपने लिख दिया। आप इसी को अगर वर्ड के फॉर्म में लिखते तो लिखते क्या, जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। उसको अब हम लोगों ने क्या लिखा है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है। बात करते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है? अभी देखिए ऊपर वाला ही मैंने बताया कि वो अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होते हैं जहां पे रिएक्टेंट
और प्रोडक्ट के जो भी एटम्स यूज हो रहे हैं उन कंपाउंड्स को बनाने में, उनके नंबर मैच नहीं करते, ठीक है ना। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आर नॉट इक्वल। दोनों साइडों पे एटम्स के नंबर इक्वल नहीं है, तो किसी भी रिएक्शन में ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मास ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए, उनके नंबर ऑफ एटम्स जो है बराबर होने चाहिए। तो ये देखिए Mg प्लस O2 MgO लिख दिया मैंने। Mg का एक एटम बाईं तरफ है, Mg का एक ही एटम दाहिनी तरफ भी है, लेकिन ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन का दो एटम यहां पे हैं, जबकि इस तरफ केवल एक ही एटम दिख रहा है। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। बात समझ गए? अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। अब बात करेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है। तो यहां पे आपको देखिए दिख रहा है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हेडिंग आ गई है। क्या होता है? द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन बोथ द साइड आर इक्वल। बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन आर ऑलवेज इक्वल, हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक, तो अभी देखिए एग्जांपल, 2Mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2MgO। अब देखिए यहां पे 2 मैग्नीशियम था, दिख रहा है आपको 2 मैग्नीशियम, यहां पे 2 ऑक्सीजन। अब इस तरफ आएंगे तो देखिए 2 आगे आ गया। अब 2 आगे आ गया तो मतलब इसके पीछे जितने भी हैं वो सब 2 हैं, Mg और O। तो 2 Mg है और 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। तो आपने 2 चीजें सीखी यहां पे, सिंबल इक्वेशन सीख लिया, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं बैलेंस करने के लिए, तो उनको कैसे बैलेंस करेंगे अब उसके बारे में बात करेंगे। स्टेप टू फॉर्म बैलेंस्ड इक्वेशन, हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। तो देखिए बेसिक्स सीखना जरूरी है। तो किताब में, आपकी बुक में बेसिक्स दिए हुए हैं, बेसिक्स सीख लीजिए, बाद में आपको वो स्टेप करने की जरूरत नहीं होगी जब तक कि क्वेश्चन में ये ना पूछा हो बोर्ड एग्जाम में कि आप स्टेप्स बताइए कि क्या क्या स्टेप्स केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या क्या स्टेप किए जाते हैं, तब तो आप स्टेप बताइएगा। नहीं तो आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी, मैं इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप बैलेंस करना सीख जाएंगे। बस आपका रिएक्शन लिख के क्वेश्चन देगा, रिएक्शन लिख के देगा और कहेगा इसको बैलेंस कर दो, तो आप बैलेंस कर देंगे, ठीक है। तो क्या क्या स्टेप्स हैं वो पढ़ना तो जरूरी है। तो आइए पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। ये एक इक्वेशन दिया है कि आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड Fe3O4 प्लस H2 बनाता है। इस रिएक्शन को, इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है। अब देखिए बैलेंस तो है नहीं, रिएक्टेंट में आपको Fe दिख रहा है ऊपर की 1 है, जबकि प्रोडक्ट में Fe कितने हैं? 3 है। रिएक्टेंट में आपको ऑक्सीजन कितना दिख रहा है? देखिए यहां पे ऑक्सीजन 1 दिख रहा है, जबकि यहां पे कितने हैं? 4 है। तो ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन आपको दे दिया और कहा कि इसको बैलेंस करके दिखाओ, ठीक है। तो बैलेंस करना सीखिए। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1, पहला स्टेप ये है, फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ अ बॉक्स ऑन ईच फार्मूला। हर एक फार्मूले के बाहर आप एक क्या करिए, बॉक्स बना लीजिए, ठीक है ना। एक बॉक्स बना लेना है फार्मूले के बाहर, और ये ध्यान रखना है कि उस फार्मूले के अंदर, उस बॉक्स के अंदर हमको कुछ नहीं लिखना। तो सबसे पहला काम ये करना है, फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला एंड डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस। ड्रॉ अ बॉक्स अराउंड द फार्मूला एंड डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स। तो बॉक्स कैसे बनाएंगे? देखिए ये इस तरह से हमने बॉक्स बना लिया। अब इसके अंदर हमको कोई चेंज नहीं करना है, पहली चीज ये माइंड में रखिएगा। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है? लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अब क्या करो कि कितने एलिमेंट हैं उन सब का नंबर दिखाओ। तो कैसे दिखाएंगे? एक तरफ लिख लेंगे एलिमेंट, दूसरी तरफ लिख लेंगे रिएक्टेंट, तीसरी तरफ लिख लेंगे प्रोडक्ट। देखिए कैसे मैं लिखता हूं। तो ये देखिए एलिमेंट लिखा, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट लिखा, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट लिखा। अब एलिमेंट में आपके पास कौन कौन से एलिमेंट है ये देखिए भाई, कौन कौन से? Fe था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, तो ये एटम्स थे। अब रिएक्टेंट में इनके नंबर कितने हैं उसको लिख लेते हैं। तो देखिए इसको लिख लिया हमने, Fe का 1 एटम है, हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन का 1 है, ठीक।
नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट कितने हैं, देखिए इधर 3 2 4, ओके 3 है, 2 है, 4 है, दिख रहा है आपको, Fe का 3 यहां पे है, ऑक्सीजन के 4 हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं। तो दूसरे स्टेप में आपको यह करना है कि एलिमेंट्स लिख लीजिए, रिएक्टेंट में उनके कितने नंबर हैं, प्रोडक्ट में उनका कितना नंबर है, ये दोनों बातें आप लिख लीजिए। स्टेप नंबर 3 क्या है, बैलेंस करना है। स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो सबसे पहले हमको बैलेंस उसको करना है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो। तो अब बताओ हमको कि इसमें किसके पास, अब ये देखिए इस कंपाउंड को पास देखिए कि आयरन के 3 एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम। तो पहले सबसे पहला हमको काम ये करना है कि इनको बैलेंस करना है। अब इनसे रिलेटेड रिएक्टेंट क्या है वो भी बैलेंस करना होगा। तो सबसे पहले हमको इसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले बैलेंस करते वक्त उस कंपाउंड को उठाइए जिसके पास नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा हो। तो यहां पे नंबर ऑफ, देखिए इस कंपाउंड Fe के पास 1, H2O के पास नंबर ऑफ एटम कितने हैं 3, Fe3O4 के पास कितने हैं 7, H2 के पास कितने हैं 2। तो 7 वाले को उठाओ और इसको बैलेंस करना पहले शुरू करो, ठीक है। तो आप इसको पहले बैलेंस करना शुरू करिए। तो आइए स्टेप नंबर 4 देखते हैं। तो ये देखिए हमने स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड। अब इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, देखिए इधर हमने रिएक्टेंट की तरफ जो वाटर लिया था उस वाटर को 4 कर दिया, दिख रहा है आपको। सबसे पहले हमने क्या किया, बॉक्सेस बनाए हुए थे पहले से, अब यहां पे इसको 4 लिख दिया, 4 यहां पे कर दिया क्योंकि ऑक्सीजन इधर कितने थे 4 थे। तो पहले अब यह काम कर दिया कि इधर ऑक्सीजन भी अब 4 हो गया, दोनों 4 4 हो गए। 4H2O मतलब 4 × 2 4 × 1, ऑक्सीजन का 1 एटम कंपाउंड में। तो अब इधर भी 4 ऑक्सीजन हो गए और इधर भी 4 ऑक्सीजन हो गए। अब दूसरा स्टेप हमको क्या करना है, दूसरा स्टेप हमको करना है कि भाई देखिए इधर 4 लगाते ही हाइड्रोजन इधर कितने हो गए रिएक्टेंट में 8 हो गए। तो अब इसको भी बैलेंस करना है, ठीक। तो उसके बाद हम लोग बैलेंस करेंगे उसके साथ पड़ा हुआ एटम। तो देखिए आगे स्टेप आपको दिख रहा है ऊपर, 1 by 1 बैलेंस ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट को 1 by 1 बैलेंस करिए ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, दोनों साइडों पे। तो पहले हम लोग नॉन मेटल को कर लेते हैं, फिर मेटल के बारे में बात करते हैं। तो देखिए बैलेंस कर रहे हैं हम लोग, ये आपको दिख रहा था इक्वेशन, इसमें हम लोगों ने 4H2O लगा दिया था, अब इधर भी 4H2 लगा दिया, दिख रहा है आपको, यहाँ पे 4H2 लगा दिया। तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 4 इधर 4 इधर, हाइड्रोजन 8 इधर 8 इधर, ये दोनों चीजें बैलेंस हो गई। अब क्या रह गया बैलेंस करने को, आयरन। तो आयरन को बैलेंस कर लेते हैं। आयरन रिएक्टेंट के साइड में आपको दिख रहा है आयरन 1 ही है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के साइड में आपको दिख रहा है कि आयरन 3 है। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो यहां पे 3 लगा दिया, ओके। तो ये भी बैलेंस हो गया। अब आपको एक बार रीचेक करना है, एक बार लास्ट में सब कुछ करने के बाद रीचेक करना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लगाने से कहीं कोई और आइटम बढ़ गया हो, तो हमने रीचेक कर लेना है। तो फाइनली चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन, एक बार लास्ट में आपको चेक करना है। तो ये स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 5 ये कहता है। स्टेप नंबर 6 ये कहता है राइट द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच द कंपाउंड इन द रिएक्टेंट एज वेल इन द प्रोडक्ट एंड दैट मेक इट मोर इंफॉर्मेटिव। आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के फिजिकल फॉर्म लिखना है। फिजिकल फॉर्म का मतलब है कि वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है, एक्वस स्टेट में प्रेजेंट है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में प्रेजेंट है, गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है। वही उसका क्या हुआ, फिजिकल स्टेट हुआ। फिजिकली वो किस स्टेट में प्रेजेंट है, ताकि रिएक्शन ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो सके। तो हमको इन सब को फिजिकल स्टेट भी लिखना है। तो इससे क्या होगा कि कोई आपका नंबर काट ही नहीं पाएगा। अगर आपको बैलेंस करने के लिए इक्वेशन दे दिया गया और आपने फिजिकल स्टेट लिख दिया, नहीं आता है तो मत लिखना। अगर क्वेश्चन में ये कहा गया कि फिजिकल स्टेट भी लिखिए और नहीं आ रहा है फिर भी आप होशियार बनने के लिए लिखने लगते हैं। जो चीजें नहीं आ रही हूं उस समय नहीं याद हो, अब आपको पता नहीं है कि अब यहां से HCl गैसियस फॉर्म में है कि लिक्विड फॉर्म में है। HCl के दोनों फॉर्म प्रेजेंट होते हैं। अब आपको पता नहीं किस रिएक्शन में, और क्वेश्चन में कह भी नहीं रहा है कि आप लिखिए फिजिकल स्टेट, तो मत लिखिएगा। लेकिन अगर आपको पता है रिएक्शन तो लिखिए,
एग्जामिनर देखेगा तो कहेगा वाह भाई बहुत अच्छा रिएक्शन इसने जो है लिखा है। तो ये देखिए यहाँ पे आयरन का स्टेट हमने लिख दिया कि आयरन भाई सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। यहाँ पे लिख दिया कि H2O गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है। अरे क्यों गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है भाई, लिक्विड फॉर्म में होता है। यही रिएक्शन लिक्विड फॉर्म में आयरन के साथ अगर आप कराएंगे तो इस फॉर्म में Fe3O4 नहीं बनेगा। जब ये वाटर स्टीम के फॉर्म में होता है, स्टीम के फॉर्म में होता है, तभी ये रिएक्शन परफॉर्म होती है। तो स्टीम कब बनेगा, जब वो गैसियस फॉर्म में होगा। तो यहां पे देखिए, इसलिए मैंने इसी रिएक्शन को उठा के यहां पे आपको दिखाया कि ये देखिए कि H2O यहां पे गैसियस फॉर्म में है और जो Fe3O4 बन रहा है वो सॉलिड फॉर्म में बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। तो गैस के ऊपर आप एरो भी दिखा सकते हो। तो ये पूरा आपने रिएक्शन को बैलेंस कर लिया, रिएक्शन की टोटल इंफॉर्मेशन आपने दे दी। ठीक है, तो ये देखिए आपको दिखा रहा हूं कि बिकॉज H2O इज यूज्ड एज अ स्टीम एंड दैट्स व्हाई इट इज रिटन एज अ गैस। इसका फिजिकल स्टेट इसलिए गैस लिखा हुआ है। तो समटाइम रिएक्शन कंडीशन, नेक्स्ट पॉइंट है, समटाइम्स रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, सच एज प्रेशर, कैटलिस्ट etc. is also written on the arrow either on the upside or the lower side. रिएक्शन की कंडीशन एरो पे उसके टेम्परेचर के बारे में, उसके प्रेशर के बारे में, उस पे क्या कैटलिस्ट लगा हुआ है उसके बारे में एरो के ऊपर नीचे लिखा होता है केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, तो रिएक्शन कंडीशन समटाइम्स लिखी रहती हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस अगर आप करते हो तो CO2 + H2O और एरो पे लिख देते हो लाइट, तो लाइट इज अ कंडीशन, वो चाहिए उसको। ठीक है, तो समटाइम्स केमिकल रिएक्शन में कंडीशंस एरो पे ऊपर या नीचे लिखी जा रही हैं, तो उसको बारे में ये भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके, तो यहां देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है, गैसियस फॉर्म में दोनों हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी और हाइड्रोजन भी, और 340 ATM का प्रेशर लगा दिया। ATM का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना आता है, 1 ATM। 340 का प्रेशर लगाया है और 340 के प्रेशर लगाने से वो चेंज हो जा रहा है किसमें, एल्कोहल में, CH3OH, मिथेनॉल कहते हैं इसको, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो मिथेनॉल में चेंज हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के साथ 340 ATM प्रेशर डालेंगे तो वो मिथेनॉल में चेंज हो जाएगा। ओके, तो रिएक्शन कंडीशन देखिए यहाँ पे ऊपर इस जगह पे एरो के ऊपर लिखा हुआ है। तो समटाइम्स रिएक्शन कंडीशन इज रिटन ऑन द एरो। ओके, थैंक यू। यहां तक आपने सुना हमको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। राइट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन, मैग्नीशियम प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। सोल्यूशन देखिए, H2 + Cl2 इज इक्वल टू 2HCl, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और HCl बना रहा है। ठीक है, दूसरा था मैग्नीशियम ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं। व्हाट इंफॉर्मेशन इज कन्वेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, इस इक्वेशन से क्या इंफॉर्मेशन कन्वे हो रहा है। देखिए एक इक्वेशन लिखा हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में है और उसको जब हीट किया, भाई एरो पे भी लिख सकते थे, हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वो टूट गया, प्रोडक्ट बना दिया। तो इससे क्या इंफॉर्मेशन है, ये कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। ये सारे क्वेश्चन में जो पूछ रहा हूं ये ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो देखिए यहां पे सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना होगा। सॉल्यूशन में हमको लिखना होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग लाइम स्टोन कहते हैं, धीरे धीरे सीखिए चीजों को। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइम स्टोन कहते हैं। अपॉन हीटिंग डिकम्पोजेस टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये आप बताएंगे कि ये केमिकल रिएक्शन ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जब हम लाइम स्टोन को हीट करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड में, आई एम सॉरी, फिर से मैं बोलता हूं। जब हम लाइम स्टोन को हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज करता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है वहां से। ठीक है, दूसरा इंफॉर्मेशन ये देखिए, यहां पे इस पॉइंट पे आप देखिएगा, एक मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट का, एक ही मॉलिक्यूल है ना ये कैल्शियम कार्बोनेट का, अगर हम देखें तो एक मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट का,
एक ही मॉलिक्यूल कैल्शियम ऑक्साइड का दे रहा है और एक ही मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का दे रहा है, कोई दो मॉलिक्यूल नहीं बन रहे हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो ये भी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो। आप ये भी बता सकते हो कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देती है। तो ये भी इंफॉर्मेशन हम लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स अपॉन हीटिंग गिव्स 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एज वेल एज 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, जितने भी टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शन के वो सब मैं इसमें बताने वाला हूं, एक साथ 5 और टाइप आपको बता दूंगा। ठीक है, तो बहुत ही पेशेंटली सुनिएगा, देखते हुए तब भी आपको समझ में आ जाएगा। पहला केमिकल रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 5 तरह के केमिकल रिएक्शन मैं बताने वाला हूं, उसमें पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो आपकी स्क्रीन पे आपको यहां ऊपर दिख रही है। कॉम्बिनेशन से आप क्या समझते हैं कि दो चीजें एक दूसरे से कंबाइन हो रही हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कम से कम 2 चीजें तो होंगी जो एक कंबाइंड होगी। तो रिएक्शन आपको पता है, रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो रिएक्टेंट कम से कम 2 होंगे जो कंबाइंड करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहला टाइप है और इसको समझिए, द रिएक्शन सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर रिएक्टेंट। एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रिएक्टेंट से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लैग लाइम। एग्जांपल है नोन एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और ये हीट को इवॉल्व कर रहा है। तो आइए देखते हैं, ये देखिए कैल्शियम ऑक्साइड लिया, वाटर के साथ डाल दिया। कभी आपने ये चीजें तो घर में देखी होंगी, कभी जो लोग बहुत ही मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं उनको तो नहीं देखा होगा, लेकिन जो लोग गाँव में रहते हैं और जनरली हम लोग क्या करते हैं, बाज़ार से चूना लेकर आते हैं और उसको पानी में डाल देते हैं। चूना लेके आए और चूने को किसी बड़े जार में या बाल्टी में या नाद में डाल के उसके ऊपर से पानी डालते हैं। कुछ ही देर बाद चूना खौलने लगता है, बिल्कुल खौलने लगता है, इतना तेज़ खौलता है कि अगर आप उसमें हाथ डाल दें तो आपका हाथ जल जाएगा। इतनी हीट इवॉल्व होती है चूने से, और धीरे धीरे चूना बुझ जाता है। जब चूना बुझ जाता है तो उस चूने को हम लोग व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। अब मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो लोग मेरे लेक्चर सुन रहे हैं उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी देखा नहीं, शहरों में रह रहे हैं, वहां तो डिस्टेंपर यूज होते हैं, बाल्टी वाला डिस्टेंपर आया और वो लग गया। लेकिन जो लोग गाँव में रहते हैं उनको समझ में आएगा। तो शहर वाले भी समझिए कि चूना पत्थर अगर आप लेकर आते हैं बाजार से और पानी डालते हैं तो खौलने लगेगा, बिल्कुल हीट निकलती है उसमें से। तो यहां पे क्या हो रहा है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो वाटर के साथ कंबाइंड कर जा रही है, ठीक है ना, और वाटर के साथ कंबाइंड करके हीट एनर्जी निकाल रही है। तो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक प्रोडक्ट बन रहा है, दैट प्रोडक्ट इज नोन एज CaOH ट्वाइस। तो यहां पे देखिए इसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं स्लैग्ड लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विथ वाटर इट फॉर्म्स स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम, CaOH ट्वाइस एक स्लैग लाइम है, ठीक है। स्लैग लाइम यूज फॉर व्हाइट वॉश, इसको व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैग लाइम क्या है, CaOH ट्वाइस क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट। ये जो स्लैग लाइम है ये इन्वायरमेंट में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। तो जनरली जब व्हाइट वॉश होती है तो आपको तुरंत उसमें शाइनी अपीयरेंस नहीं दिखता, लेकिन आप 24 या 48 घंटे बाद देखेंगे तो शाइनी अपीयरेंस आता है, और दैट इज बिकॉज ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मेशन। व्हाइट वॉशिंग कर दिया, छोड़ दिया, वहां इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, भाई आपके इन्वायरमेंट में गैसेस प्रेजेंट है ना, आपको पता है 78% नाइट्रोजन है, 21% जो है ऑक्सीजन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इन्वायरमेंट के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके ये स्लैग लाइम जो व्हाइट वॉश कर दिया हमने दीवालों पे, वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली फिल्म बन जाती है जो बिल्कुल व्हाइट अपीयरेंस देती है, बिल्कुल शाइनी अपीयरेंस देती है, चमकता है वो। तो उसमें टाइम लगता है 24 से 48 घंटे, समटाइम्स 72 आवर्स ऑल्सो। तो इस रिएक्शन को भी हम लोग देखेंगे अभी। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड 2 to 3 days आफ्टर white washing and gives a shiny finish to the walls। ये जो
साइनी फिनिश मिलता है, ये आपको 48 से 72 घंटे लिखा हुआ है, 2 to 3 डेज में आपको कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। देखिए ये रिएक्शन हमने लिख दिया, CaOH ट्वाइस एक्वस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट का सॉलिड फॉर्म बनाता है और वाटर H2O लिक्विड के फॉर्म में निकल जाती है, ऑपरेट हो जाती है। ठीक है, तो साइनी अपीयरेंस कैल्शियम कार्बोनेट का है। तो अगर आपसे पूछे कि व्हाइट वॉशिंग के बाद 2 से 3 दिन के बाद द साइनी अपीयरेंस दैट इज प्रेजेंट ऑन द वॉल इज कैल्शियम कार्बोनेट। ये कोई पूछे कि व्हाइट वॉशिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस दैट इज स्लैग लाइम। ठीक है ना, स्लैग लाइम। बाजार में से क्या लेकर आते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर में डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो नोट करने वाली बात यहां पे ये है कि रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही हो अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ साथ, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना, तो जहां पे किसी रिएक्शन में रिएक्शन के साथ साथ प्रोडक्ट के साथ साथ हीट निकल रही हो तो उसको एक्सो, बाहर निकल रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। नोट करने वाली बात यही थी। नेक्स्ट, दूसरा जो एग्जाम्पल है कंबस्शन ऑफ कोल, हेडिंग देखिए ऊपर लिखा हुआ है अदर एग्जाम्पल ऑफ कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन ऑफ कोल, कोल का जलना। ठीक है ना, तो कार्बन लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। नेक्स्ट जो अदर एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन गैस लिया, ऑक्सीजन गैस लिया, वाटर बना दिया। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड, हाइड्रोजन लिया, सल्फर के साथ रिएक्ट करा दिया, सॉरी आयरन लिया, सल्फर के साथ रिएक्ट करा दिया, आयरन सल्फाइड बन गया। नेक्स्ट क्या हो सकता है, चलिए 3 है, चौथा नहीं है, 3 ही है, काफी है। आपको 3-4 रिएक्शन मैंने दिखा दिए। तो कंबस्शन रिएक्शन में एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है कि जनरली दे आर एक्सोथर्मिक, उसमें हीट निकलती है। जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। दूसरा है डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखिए दूसरी हेडिंग आपको डीकंपोजिशन रिएक्शन की दिख रही है। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या कहता है, रिएक्शन in which a single reactant is break down into the 2 or more than 2 products is called decomposition reaction। जब एक सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाए तो उसको डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि मोस्टली इट इज इंडोथर्मिक, मतलब यहां पे हीट देना पड़ेगा, तोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या था, एक्सोथर्मिक था, हीट इवॉल्व हो रही थी। और डीकंपोजिशन रिएक्शन में आपको क्या करना पड़ रहा है, हीट देना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में जनरली रिक्वायर्ड होती है। किसी भी डीकंपोजिशन रिएक्शन में एनर्जी आपको देना है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ लाइट और इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सब चाहिए तभी डीकंपोज होगा। 3 चीजें बड़ी ध्यान देने वाली है, मैंने उसको हाईलाइट करके यहां पे दिखाया है, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। ये 3 चीजें जरूरी है डीकंपोजिशन रिएक्शन के लिए। इट कॉज क्लीवेज और ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड्स, और यही ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो पहला है थर्मल डीकंपोजिशन। हम लोग डीकंपोजिशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे थर्मल डीकंपोजिशन की। थर्मल डीकंपोजिशन का मतलब है कि जब हीट रिक्वायर्ड है। थर्मल डीकंपोजिशन का मतलब है कि जब हीट रिक्वायर्ड है। तो देखते हैं थर्मल डीकंपोजिशन क्या कहता है। हीट इज यूज्ड टू परफॉर्म रिएक्शन। इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमको हीट देना पड़ेगा, जरूरी है, जरूरी है। एग्जाम्पल देखिए, आयरन सल्फेट 7H2O, इसको हम लोग कहते हैं ग्रीन विट्रियोल। अब ये सब मत सोचिएगा कि एग्जाम्पल है सर, ये सब क्वेश्चन सीधे पूछ देता है एग्जाम में। ग्रीन विट्रियोल का फॉर्मूला लिखो, FeSO4 7H2O, और इसको आपने ड्राई हीट दिया। ड्राई हीट का मतलब टेस्ट ट्यूब में ले लिया और उसको गर्म कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब को, ड्राई हीट
टेस्ट ट्यूब भी लिया और टेस्ट ट्यूब में FeSO4 7H2O ग्रीन विट्रियोल लिया टेस्ट ट्यूब में, और टेस्ट ट्यूब को गर्म कर रहे हैं। टेस्ट ट्यूब को गर्म कर रहे हैं तो वहां से जो वाटर मॉलिक्यूल थे, जो देखिए ये इसके साथ हाइड्रेटेड वाटर हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, यहां से निकल जाएगा, बाहर चला जाएगा, और क्या बचेगा, एनहाइड्रस साल्ट। 7H2O निकल गया तो एनहाइड्रस साल्ट बच गया। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, जहां से वाटर निकाल दिया गया हो गर्म करके, ये सब टर्म है, याद करिए। एनहाइड्रस साल्ट का मतलब है कि जिससे वाटर मॉलिक्यूल खींचकर बाहर निकाल दिया गया हो हीट के द्वारा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एनहाइड्रस साल्ट। तो FeSO4 7H2O इज द ग्रीन विट्रियोल, और उससे जब वाटर निकाल दिया आपने, हीट दे दिया, वाटर इवापोरेट हो गया, तो जो बचा वो क्या था, एनहाइड्रस साल्ट था। आगे फिर गर्म करते हैं इसको, फर्दर हीटिंग, फिर से हीट किया। अब इस हीट से क्या होगा, क्या होगा बच्चों, अब इस हीट में पंजेंट स्मेल एंड सफोकेटिंग स्मेल आती है, एकदम ऐसी स्मेल जिसको आप सह नहीं सकते, सफोकेशन होने लगा, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, बिल्कुल सफोकेशन आ रहा है। और गर्म किया FeSO4 को तो आपको सफोकेशन होने लगा, वहां पे आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, ऑक्सीजन ले नहीं पा रहे हैं, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया आपके आसपास। और उसके बाद ये टूटता है किसमें, आयरन ऑक्साइड Fe2O3, SO2 गैस, SO3 गैस। तो वो पंजेंट स्मेल किसकी थी, इन्हीं सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो पंजेंट स्मेल आती है और प्रोडक्ट बन जाता है Fe2O3, SO2 और SO3। तो यहां पे देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट मेनली सब कुछ काम किसने किया, हीट ने। और ये ग्रीन विट्रियोल अल्टीमेटली किसमें टूट गया, Fe2O3, SO2 गैस और SO3 गैस में, ठीक है ना। तो हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो ये रिएक्शन कैसा है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के उल्टा हुआ ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट निकल रही थी और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट लग रही है, एनर्जी लगाना पड़ रहा है। तो ये उल्टा है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसको प्रूफ करिए, 2 रिएक्शन लिखिए और बताइए। तो आप यही बता सकते हैं, उधर हीट लगाया, उधर हीट निकला, और यहां पे क्या आ रहा है, हीट देना पड़ रहा है। तो 2 रिएक्शन लिख देंगे, आपका जस्टिफिकेशन पूरा हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा मतलब ये भी है कि अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट लगते हैं, 1 प्रोडक्ट बनता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में 1 रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट में, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में टूटता है। तो दिमाग लगाकर काम करना है, ठीक है ना। तो समझिए, दिमाग लगाइए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट लिया, लाइमस्टोन लिया आपकी, उधर हम लोगों ने क्या किया था, याद आ रहा है। अब यहां पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को लेकर अगर आप हीट कर दें, गर्म कर दें, खूब ढेर हीट दे दें, ढेर सारा हीट दे दें, बहुत ज़्यादा हीट दे दें, हाई अमाउंट ऑफ हीट दे दें। मैं बहुत सारी भाषाएं यूज़ कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए हर एक जगह पे। तो व्हेन यू टेक अ लाइमस्टोन एंड अ लॉट ऑफ हीट इज गिवन टू द calcium carbonate which is present in the solid form that breaks down into the calcium oxide and carbon dioxide that converted into limestone converted into the quicklime. Calcium oxide is said to be quicklime. याद करिए ये सब। What is quicklime? Calcium oxide. What is slag lime? CaOH twice, calcium hydroxide. What is limestone? Calcium carbonate. सब पूछा जाता है, ठीक है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब आपने हीट किया तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, हीट लगा, एनर्जी लगा, डिकम्पोज हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट सॉलिड फॉर्म में हमने लिया है और हीट इन ए टेस्ट ट्यूब में हीट किया, ये टूटता है लेड ऑक्साइड, NO2 और O2 में। देखिएगा 2PbO + 4NO2 + O2, ये बैलेंस किया गया है रिएक्शन को। लेड नाइट्रेट को जब भी हम हीट देते हैं टेस्ट ट्यूब में तो वो लेड ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो ये पहला हो गया था आपका, पहला रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया। कौन सा पढ़ा था, थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकेंड हम लोग देखेंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक का मतलब है कि व्हेन लाइट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द रिएक्शन, जब लाइट की रिक्वायरमेंट है रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो ऐसे रिएक्शन को हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं।
डिकम्पोजिशन को हम लोग 3 रिएक्शन में पढ़ेंगे। फोटोलिटिक, पहला हम लोगों ने पढ़ लिया हीट वाला, दूसरा हम लोग पढ़ लेंगे लाइट वाला फोटोलिटिक, और तीसरा हम लोग पढ़ लेंगे इलेक्ट्रिसिटी वाला, कि पहले में हीट की रिक्वायरमेंट थी, दूसरे में लाइट की रिक्वायरमेंट है और तीसरे में इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है। तो दूसरा ये देखिए, सनलाइट इज यूज्ड टू परफॉर्म द रिएक्शन। एग्जाम्पल नंबर 1, AgCl सिल्वर क्लोराइड यूज किया गया, उसका कलर व्हाइट होता है और सनलाइट के प्रेजेंस में ये ग्रे में कलर में चेंज हो जाता है और ये टूट जाता है किसमें, सिल्वर में और क्लोराइड में। क्लोराइड गैसेस फॉर्म में चली जाती है, सिल्वर सॉलिड फॉर्म में रह जाता है। ध्यानपूर्वक देखिए, 2AgCl यहाँ पे लिया है, ये देखिए 2AgCl लिया है और 2AgCl का जो कलर था वो कैसा था, व्हाइट था। सनलाइट के प्रेजेंस में ये ग्रे कलर में चेंज हो गया। किस कलर में चेंज हुआ, ग्रे कलर में चेंज हुआ और क्लोरीन गैस यहां से क्या हो गई, निकलकर चली गई। रिएक्शन यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस रिएक्शन को यूज किया जाता था जब फोटो को डेवलप किया जाता था। सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर में और क्लोराइड में चेंज हो जाता है। तो सनलाइट इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म दिस रिएक्शन और रिएक्टेंट डिकम्पोज हुआ दो प्रोडक्ट में। एग्जाम्पल नंबर 2, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr लिया है यहां पे। AgBr सनलाइट के प्रेजेंस में वो भी टूटेगा किसमें, Ag में। ये भी AgBr भी व्हाइट कलर का है, ये ग्रे कलर का है यहां पे ये Br2 गैस फॉर्म में निकल रही। AgBr डिकम्पोजेज एंड ऑल्सो यूज्ड इन फोटोग्राफी। तो AgCl AgBr ये सब फोटोग्राफी में यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होते हैं, अब जैसे वाटर है, एक ऑक्सीजन और दे दो वाटर को, H2O था H2O2 बना दो, उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, एक ऑक्साइड एक्स्ट्रा है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन भी होता है लाइट के प्रेजेंस में। आप H2O2 को ले आओ, देखो बाजार में बहुत H2O2 मिलता है, तो जनरली ऊंड पे लगाने के लिए काम देता है। जब हमारे एनिमल्स को कोई वुंड हो जाता है तो हाइड्रोजन परऑक्साइड ले आके उसको साफ करते हैं। तो ये सिरपी लिक्विड है, सिरप की तरह थोड़ा स्लिपरी होता है, जैसे सिरप होते हैं, कप सिरप आप पीते हो तो स्लिपरी अपीयरेंस आता है, तो ऐसा ही ये सिरपी लिक्विड है। सनलाइट के प्रेजेंस में ये भी टूट जाता है और ये टूट के क्या बनाता है, वाटर और ऑक्सीजन, वाटर बनाएगा और ऑक्सीजन बनाएगा। थर्ड है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी यूज टू परफॉर्म द रिएक्शन। इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। एक्सपेरिमेंट में दिखा रहा हूं आपको, बहुत ही आसानी से आपकी समझ में आएगा यहाँ ऊपर कि देखिए मैं किस तरह से दिखा रहा हूं कैसे इस एक्टिविटी को करेंगे। बुक में आपकी फिगर दिया हुआ है, मैंने बहुत कोशिश करके इसको बनाया है खुद से। ये देखिए, हमने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है ना, वाटर भर दिया और इसमें 2 टेस्ट ट्यूब लेकर होल करके, यहाँ पे देखिए होल करके कार्क लगा दिए हैं और ऊपर से 2 टेस्ट ट्यूब लगा दिए हैं और इसमें हमको डालना है, रबर स्टॉपर है ताकि पानी नीचे ना आए। पानी बाद में भरेंगे, पहले हम लोग होल करेंगे, होल करके इसमें रबर स्टॉपर लगा देंगे और रबर स्टॉपर को लगाने के बाद हम उसमें टेस्ट ट्यूब ऊपर करके उल्टा करके टेस्ट ट्यूब लगा देंगे, तब पानी भर देंगे, पानी पूरा टेस्ट ट्यूब में भी चढ़ जाएगा। इसके बाद इसमें लगाते हैं हम ग्रेफाइट का राड। ग्रेफाइट बहुत आसानी से मिल जाती है, ग्रेफाइट का राड लगा दिया। अब इस ग्रेफाइट के राड को हम लोग जोड़ देंगे बैटरी से। ये देखिए बैटरी में ला रहा हूँ, ग्रेफाइट राड है और नीचे बैटरी लाया, 6 वोल्ट की एक बैटरी जोड़ दीजिए। तो बैटरी में 2 पॉइंट होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो एक है कैथोड और दूसरा है एनोड। निगेटिव इज कैथोड और पॉजिटिव इज एनोड। तो 2 जोड़ दिया। अब क्या होगा कि एक तो आपका पॉजिटिवली इलेक्ट्रोड वर्क करने लगा, दूसरा निगेटिव कैथोड की तरफ वर्क करने लगा। अब जब आपने स्विच ऑन कर दिया, यहां मान लीजिए हमने स्विच लगा दिया था, स्विच को ऑन कर दिया बैटरी से, अब इलेक्ट्रिसिटी जाने लगी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी वाटर को डिकम्पोज करेगी और वाटर को डिकम्पोज करेगी तो देखिए यहां पे वाटर क्या करेगा, टूटेगा। और वाटर जब टूटेगा तो किस फॉर्म में टूटेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में टूटेगा। वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो टेस्ट ट्यूब में वाटर फिल हो गया है, यहां ऊपर जो टेस्ट ट्यूब में वाटर फिल हो गया है, इस वाटर को क्या करेगा, नीचे ढकेलेगा और जगह लेगा, ठीक है ना, यहां पे इकट्ठा होना शुरू होगा। अब देखिए पॉजिटिव और निगेटिव, अब निगेटिव पे कौन जाएगा, पॉजिटिव पे कौन जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहां पे देखिए 2 गैसेज आ गई, ये हो गया हाइड्रोजन और इधर हो गया ऑक्सीजन।
पॉजिटिव, ऑक्सीजन एक निगेटिवली चार्ज गैस है तो वो जाएगी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे और हाइड्रोजन आ जाएगा निगेटिव इलेक्ट्रोड पे। अब हाइड्रोजन देख रही है आपको डबल स्पेस ले रहा है और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में हाइड्रोजन का स्पेस डबल है। रिएक्शन देखते हैं, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस को समझते हैं फिर रिएक्शन को देखते हैं। तो आइए प्रोसेस देखें, प्रोसेस समझिए। टेक अ मग, मग को लीजिए, क्रिएट 2 होल्स एट द बेस एंड इंसर्ट रबर स्टॉपर एंड विथ ग्रेफाइट रॉड, रबर स्टॉपर के साथ ग्रेफाइट रॉड डाल दीजिए। फिल द मग विथ वाटर, मग को वाटर से भर दीजिए। टेक 2 टेस्ट ट्यूब एंड इन्वर्ट देम ओवर द इलेक्ट्रोड, और उन ट्यूब्स को इलेक्ट्रोड के ऊपर इन्वर्ट करके रख दीजिए। कनेक्ट इलेक्ट्रोड विद द 6 वोल्ट बैटरी, अब 6 वोल्ट बैटरी के साथ आपको इसको कनेक्ट कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट है बबल्स क्रिएटेड ऑन द इलेक्ट्रोड, बबल्स इलेक्ट्रोड पे क्रिएट होने लगेंगे और बबल्स जब इलेक्ट्रोड पे क्रिएट होने लगेंगे तो O2 एट एनोड, ऑक्सीजन एनोड पे और हाइड्रोजन कैथोड पे कलेक्ट होना शुरू होगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ H2 इज डबल देन O2, जो हाइड्रोजन का वॉल्यूम होगा वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में डबल होगा। गैसेज आर फॉर्म्ड बाई डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, गैसेज कैसे बने, वाटर के डिकम्पोजिशन से बने। गैसेज कैसे बने, वाटर के डिकम्पोजिशन से बने। वाटर डिकम्पोज हुआ, ठीक है ना, वाटर डिकम्पोज हुआ, H2O डिकम्पोज होके H2 और O2 में टूट गया इलेक्ट्रिसिटी के परफॉर्मेंस से। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप लिख लीजिएगा कि 2H2O, मैं लिखता हूं, हो सकता है आपको दिखाई दे, 2H2O gives 2H2 प्लस O2। ठीक है ना, तो अब यहां पे वॉल्यूम देखिए, ऑक्सीजन का एक ही वॉल्यूम है जबकि हाइड्रोजन के 2 वॉल्यूम है, दिख रहा है। आइए आगे चलते हैं तीसरे तरह के रिएक्शन पे, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये तीसरे तरह का रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, जब बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करे, डिस्प्लेस कर दे, तो ऐसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आइए आगे बढ़ के देखते हैं कि इक्वेशन क्या है। अब देखिए यहां पे आयरन और कॉपर सल्फेट लिया, आयरन और कॉपर सल्फेट को जब हम लोगों ने रिएक्ट कराया तो हमको दिखा कि आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर बन गया, रिएक्शन में दिख रहा है आपको। आइए इसको एक्सपेरिमेंटली मैं समझाता हूं कि किस तरह से हुआ। तो ये देखिए हमने क्या किया, आयरन नेल लिया हुआ है और आयरन नेल का अभी जो कलर है वो साइनी अपीयरेंस है, बिल्कुल साइनी अपीयरेंस में दिख रहा है, ग्रेइश कलर में, साइनी अपीयरेंस में, जैसा नई कील आपको दिखती है। दूसरी तरफ हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, दिख रहा है ब्लू कलर का। अब इस आयरन नेल को हम उठाएंगे और डाल देंगे, तो देखिए आयरन नेल आया और इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में चला गया। आयरन नेल जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में गया, कुछ देर बाद रिएक्शन परफॉर्म हुई और रिएक्शन के थ्रू प्रोडक्ट क्या मिलता है, ये देखिए, ये जो कलर था यहां पर, ये कलर चेंज हो गया, ब्लू से ग्रीन में चेंज हो गया। ये जो आयरन नेल थी ये भी ब्राउन हो गई, आयरन नेल को निकाला, देखा ब्राउन कलर, आयरन पे सल्फेट की कोटिंग हो गई, आयरन सल्फेट बन गया। और ये यहां से सल्फेट कम हो गया, तो सल्फेट जब कम हुआ तो इसका कलर ग्रीन कलर हो गया। तो ये रिएक्शन परफॉर्म हो गई। रिएक्शन आपको दिख रही है कि आयरन नेल साइनी कलर की थी, उसको जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला, मैं फिर से एक बार दिखाता हूं आपको पूरा रिएक्शन देखिए। आयरन नेल लिया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला और रिएक्शन के थ्रू जब उसको निकाला तो उसका कलर कैसा था, ब्राउन था। ठीक है ना, तो आयरन प्लस कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब इस आयरन ने क्या किया, आयरन ने क्या किया, कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो कोई कब डिस्प्लेस करेगा, कब डिस्प्लेस करेगा, जैसे अब आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और आपकी स्कूल का कोई बच्चा क्लास 8th का आता है, खड़े हो जाओगे आप जब वो लड़का इंटर करेगा तो आप खड़े होके उसको सम्मान देंगे, नहीं देंगे। हाँ, लेकिन अगर आपका टीचर आता है तो आप क्या करेंगे, अपनी स्पेस से खड़े होते हो, टीचर को रिस्पेक्ट देते हो। आपके 12th क्लास का भी कोई बच्चा आ गया जो सीनियर भैया है, तो उसको भी आप रिस्पेक्ट देते हो, तो अपने प्लेस को छोड़ देते हो। तो जो भी सीनियर होगा उसके लिए हम प्लेस को छोड़ते हैं, अपने से जूनियर के लिए हम प्लेस को नहीं छोड़ते।
तो उसी तरह से यहाँ पे भी इनकी सीनियरिटी लेवल बनी हुई है, हर एक मेटल का एक सीनियरिटी लेवल बना हुआ है, ठीक है ना, जिसको हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं, उसको याद करना बहुत जरूरी है। तो रिएक्टिविटी सीरीज को हम लोग देखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अदर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए जिंक और आयरन सल्फेट आपने लिया, तो जिंक ने आयरन सल्फेट से आयरन को डिस्प्लेस करके खुद वो स्थान ले लिया, तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, जिंक सल्फेट बना दिया। अब देखिए आगे सेकेंड रिएक्शन में हम क्या करेंगे, आयरन लिए और लेड नाइट्रेट के सोल्यूशन में डाल दिया, आयरन ने लेड को डिस्प्लेस करके खुद स्पेस ले लिया, यानी आयरन सीनियर होगा। अभी हम सारे सीनियर लोगों को देखेंगे कौन सीनियर किसका कौन जूनियर। ये लेड लिया, कॉपर क्लोराइड के सोल्यूशन में डाला, लेड क्लोरीन के साथ सोल्यूशन बना लिया, कॉपर को हटा दिया वहां से, हटो भाई तुम जाओ। कॉपर है, सिल्वर नाइट्रेट में डाला, इसने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया, खुद इसका स्थान ले लिया, देखिए खुद इसका स्थान ले लिया। तो एक एक रिएक्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में जब डाला गया तो कॉपर नाइट्रेट बना दिया और सिल्वर वहां से डिस्प्लेस हो गया। अब आते हैं एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स को, और उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा कैसे हम याद रखेंगे। क्लास 10th के प्रोस्पेक्ट से बहुत ही छोटा बनाया हूं, क्लास 12th में जब आप जाओगे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी तो वो जो रिएक्टिविटी सीरीज है थोड़ी लंबी होती है, याद कराई जाती है। आप इसको याद करिएगा। तो एक न्यूमेरिक्स है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, देखिए यहां पे लिख रहा है प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा इंस्टीड लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा इंस्टीड लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। अब इस न्यूमेरिक्स का यूज करके हम लोग एक्टिविटी सीरीज देख लेंगे। अब P से होता है पोटेशियम, यानी कि K, S से सोडियम बनाया, C से बनाया कैल्शियम, Ca यूज हो रहा है, M से बनाया मैग्नीशियम, A से बनाया है एल्यूमिनियम, इस C का मतलब है कार्बन। जो आगे बोल्ड में आगे जो आपका कैपलेटर में लिखा है, कैप्स में लिखा है, उसी को मैं ले रहा हूं, कार्बन। Z फॉर जिंक, I फॉर आयरन, L फॉर लेड, H फॉर हाइड्रोजन, C फॉर कॉपर, S फॉर सिल्वर और गोल्ड फॉर गोल्ड, ठीक है। तो ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है जो याद कर लीजिए, मुझे नहीं लगता कि क्लास 10 में इससे ज्यादा पूछा जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें लेस रिएक्टिव सबसे नीचे वाला है, मोर रिएक्टिव ऊपर वाला है, मतलब जितने ऊपर वाले होंगे, जैसे पोटेशियम सोडियम को रिप्लेस कर सकता है, सोडियम कैल्शियम को रिप्लेस कर सकता है, हाइड्रोजन कॉपर को, ये देखिए जिंक आयरन को कर सकता है, लेकिन आयरन जिंक को नहीं करेगा। जिंक सीनियर है, सीनियर जूनियर को कर पाएगा, जूनियर सीनियर को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि मान लीजिए इसको उठाया कि कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो वो कर लेगा, लेकिन सिल्वर प्लस कॉपर नाइट्रेट अगर आप कर देंगे तो सिल्वर उसको कॉपर को डिस्प्लेस कभी नहीं कर पाएगा। तो रिएक्शन में देखना बहुत जरूरी है कि उस रिएक्शन में जो मेटल आप ले रहे हैं वो रिएक्टिविटी सीरीज में उससे ऊपर है या नहीं है। बहुत बार एक क्वेश्चन दे देते हैं, रिएक्शन दे देगा, पूछेगा इज दिस रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट, तो उस समय आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है, कम रिएक्टिव वाला नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं। तो बहुत बार दिया होता है कि Fe प्लस CuSO4, अब Fe देखिए कहाँ है, आयरन कहाँ पे है, आयरन यहाँ है, और कॉपर कहाँ पे है, यहाँ पे, तो आयरन रिप्लेस कर देगा। और ये लिखा होता है Cu प्लस FeSO4, क्या Cu कर देगा? नहीं कर पाएगा। Cu प्लस FeSO4 का रिएक्शन नहीं होगा, समझ गए। इन जनरल मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर पाते हैं। चौथा रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच कटायन एंड एनायन इन द रिएक्शन स्विचेस द प्लेस टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। अब देखिए दो रिएक्टेंट हैं, दोनों के कटायन और एनायन एक दूसरे का प्लेस ले लें। दो रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं, दो रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ हैं। जनरली ये जो है आयनिक फॉर्म में। अब इस कटायन का इस कंपाउंड का कटायन इस कंपाउंड के एनायन के साथ रिएक्ट कर गया, इस कंपाउंड का एनायन उस कंपाउंड के कटायन के साथ रिएक्ट कर गया। जनरली एक दूसरे के प्लेस को रिप्लेस कर देते हैं, तो इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि
डिस्प्लेसमेंट दोनों रिएक्टेंट में, दो रिएक्टेंट है दोनों में हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जांपल हम लोग देखते हैं यहां पे। तो एग्जांपल देखिए लिया हुआ है मैंने, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस BaCl2, ठीक है ना। और जब रिएक्शन हुआ तो प्रोडक्ट क्या बना, BaSO4। ये Ba इस SO4 से, ये Ba पॉजिटिव चार्ज है, SO4 नेगेटिव चार्ज है, कर लिया। ये Cl नेगेटिव था और ये Na पॉजिटिव था, इसने बना लिया 2NaCl। तो ऐसे रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, सोडियम कार्बोनेट और HCl लिया है, सोडियम कार्बोनेट लिया है और HCl लिया है। सोडियम कार्बोनेट का NaHCl के साथ कर लेगा और CO3 H के साथ कर लेगा, तो क्या बना दिया 2NaCl प्लस H2CO3। अब इस रिएक्शन में यहां देखिए लिखा हुआ है हाईली अनस्टेबल, मतलब यहां जो ये बाइकार्बोनेट बन रहा है ना, कार्बोनिक एसिड इसको कहते हैं H2CO3। ये H2CO3 अनस्टेबल होता है और थोड़ी देर में H2O प्लस CO2 में टूट जाता है, मतलब H2O और CO2 इसका प्रोडक्ट होगा। तो अगर आपसे रिएक्शन पूछे कि इसका रिएक्शन ये सही है कि, तो आप अल्टीमेटली लिखेंगे कि इट इज हाईली अनस्टेबल, इट ब्रेक्स डाउन इनटू द वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, वाटर बन गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, सिल्वर नाइट्रेट लिया, NaCl लिया, तो AgCl के साथ कर लिया, NaNO3 बना दिया, तो AgCl प्लस NaNO3 बन गया। अब यहाँ जहाँ पे इसका PPT बन रहा है, देखिए ये सब रिएक्शन प्रेसिपिटेट बना रहा है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने रिएक्शन में लिखवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 पहले भी देख लिया था मैंने, स्लैग लाइम को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आप करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनता है सॉलिड फॉर्म में, H2 लिक्विड फॉर्म में। सिल्वर नाइट्रेट NaCl के साथ करते हैं तो AgCl का प्रेसिपिटेट बनता है, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनता है। आगे चलते हैं, कॉपर सल्फेट प्लस H2S, कॉपर सल्फाइड प्लस H2SO4 बनाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑफ एंडोथर्मिक इन नेचर। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंडोथर्मिक नेचर का होता है, मतलब इसको भी एनर्जी चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। द रिएक्शन आर मोस्टली आयनिक इन नेचर, और ये रिएक्शन जनरली आयनिक होते हैं, तभी तो आयन एक दूसरे के स्थान को चेंज करेंगे। लास्ट रिएक्शन है, काफी लंबा लेक्चर हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स, रेड ऑक्स, तो रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन, बोथ आर टेकिंग प्लेस इन द सेम रिएक्शन, इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। दूसरा पॉइंट, ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एडिशन होना टू द सब्सटेंस, सब्सटेंस में, किसी भी सब्सटेंस में जब ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए, जब ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए या हाइड्रोजन निकल जाए, दो चीजें ऑक्सीडेशन से ध्यान में रखिएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या है, इसी के जस्ट अपोजिट रिडक्शन है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। एडिशन हाइड्रोजन का हो जाए और रिमूवल ऑक्सीजन का हो जाए तो उसको हम लोग रिडक्शन कहेंगे। बात समझ गए? तो यहां पे देखिए एक एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं, टेक कॉपर इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में कॉपर ले लीजिए, एक्टिविटी है, उसको गर्म करिए, कॉपर को ले लीजिए टेस्ट ट्यूब में और उसको गर्म करिए, और गर्म करते वक्त उसमें ऑक्सीजन को पास करना है। लिखे लिखा हुआ है एरो पे, पास द ऑक्सीजन, पहले गर्म करो फिर ऑक्सीजन को पास करो। अब ये करने के बाद आपको क्या मिलेगा, CuO बन गया, क्यूप्रिक ऑक्साइड बन गया, और इस क्यूप्रिक ऑक्साइड का ब्लैक कलर हो जाता है। कॉपर को लिया और उसमें उसको हीट करके उसमें ऑक्सीजन पास किया, वो ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए भैया, ऐसे पूछे जाते हैं, अ सब्सटेंस इज टेकिंग इन अ टेस्ट ट्यूब एंड हीटेड अप एंड देन पास ऑक्सीजन, अ ब्लैक कलर कंपाउंड इज फॉर्म्ड। व्हाट इज द ब्लैक कलर कंपाउंड? समझे? तो ब्लैक कलर कंपाउंड क्या हुआ, CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड। अब फिर हीट किया और अब हीट करके हाइड्रोजन गैस पास किया, अब हीट करके हाइड्रोजन गैस पास किया तो वो क्या हो गया, कॉपर में चेंज हो गया, ऑक्सीजन वहां से क्या हो गई, रिमूव हो गई, पिंकिश और रेडिश कलर मिल गया, ब्लैक कलर डिसअपियर हो गया। अब देखिए एक बार आपने क्या किया, कॉपर को लिया और कॉपर में को हीट करके ऑक्सीजन डाला तो ब्लैक कलर में आ गया, ठीक है। फर्दर हीट किया और फिर हाइड्रोजन गैस पास किया तो उसने
क्या किया, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, ब्लैक कलर डिसअपियर हो गया, पिंकिश रेडिश कलर मिल गया आपको कॉपर का। ठीक है, तो ये ब्लैक कलर डिसअपियर हो जाएगा। तो ये रिएक्शन है, देखिए CuO, यहां से लिख रहा हूं CuO प्लस H2, इस जगह से लिख रहा हूं। कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर प्लस वाटर देती है। ठीक है, अब इसमें ऑक्सीडेशन किसका है, रिडक्शन किसका है, देखियो। अब ये देखिए ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन को एडिशन कर रहा है, वाटर बना रहा है, तो दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। जो क्यूप्रिक ऑक्साइड था, इस क्यूप्रिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया और कॉपर बन गया, तो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। द होल रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। बच्चों बात समझ में आ गई है ना? कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो यहां पे लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, बड़े बोल्ड में लिखा हुआ है, वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड अनदर वन इज द रिड्यूस्ड, दूसरा रिड्यूस हो जाता है। तो कोरोजन क्या है, रेंसिडिटी क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कोरोजन को। कोरोजन इट इज द प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग, ऊपर आपको दिख रहा है, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग of the substances of certain metals when kept in the open for long time। मैंने रस्टिंग जो बताई थी है ना आयरन के साथ, उसी को हम लोग यहां कोरोजन में देख रहे हैं कि जब किसी मेटल को आप बहुत समय तक ओपनली इन्वायरमेंट में इसी तरह छोड़ देते हैं तो देयर इज अ लेयरिंग ऑन द सरफेस, इट मीन्स दैट इज द स्लो ईटिंग अप प्रोसेस, उसको किसी तरह से खाया जा रहा है, उसी को हम लोग कोरोजन कहते हैं। ओके, दिस इज द कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन के केस में इसको रस्टिंग कहते हैं। ब्लैक कोटिंग ऑफ द सरफेस ऑफ सिल्वर आर कोरोजन। जो हमारे सिल्वर मटेरियल होते हैं, देखिए लिखा हुआ है, उस पर ब्लैक कोटिंग हो जाती है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कोरोजन, तो उसको भी हम लोग कोरोजन ही कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्रीन लेयर ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर आर ऑल्सो कॉल्ड कोरोजन। बहुत समय तक अगर आप कॉपर के बर्तन को, जैसे हमारे घरों में कॉपर के बर्तन होते हैं, उनको हम बहुत दिनों तक अगर कहीं रख दिए और उसके बाद उतारे तो देखा कि ग्रीन 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 स्पॉट्स उस बर्तन पे रहते हैं, that is also called corrosion, which means a slow eating up of the material। वहां पे स्लो ईटिंग हो रही है, मतलब किसी तरह से वो डिजेनरेट हो रहा है मटेरियल, उसी को हम लोग कोरोजन कहते हैं। कोरोजन ऑल्सो कॉज कांस्टेंट डैमेज टू द स्टैट्यूज मेड अप ऑफ द मार्बल विच केमिकली कैल्शियम कार्बोनेट। कोरोजन उनका भी कांस्टेंट डैमेज कर रहा है, जो हमारे स्टैट्यूज, जो हमारे पुराने जो है जैसे ताजमहल है, ताजमहल कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, तो उनको भी डैमेज कर रहा है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कोरोजन, उसको भी हम कोरोजन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बोथ द सल्फ्यूरिक एसिड एज वेल एज नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन द रेन वाटर। जो रेन वाटर में प्रेजेंट है वो कैल्शियम कार्बोनेट को डिसॉल्व करता रहता है, ठीक है ना। बोथ द सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन द रेन वाटर डिसॉल्व्ड कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम सल्फेट में या कैल्शियम नाइट्रेट में चेंज कर देता है। भाई अगर आपका रेन वाटर सल्फेट और नाइट्रेट को रखता है तो वो क्या करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम नाइट्रेट में चेंज कर देगा। ठीक, देखिए प्रोसेस यहाँ पे रिएक्शन आपको मैं दिखा रहा हूं, यहाँ पे दिख रहा है आपको रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट और H2SO4 ने रिएक्ट किया तो कैल्शियम सल्फेट बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, H2O बन गया। दूसरा रिएक्शन में मैं दिखा रहा हूं कि कैल्शियम कार्बोनेट किस तरह से HNO3 के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम नाइट्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देता है। ठीक है, द ट्रेसेस ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट है द ट्रेसेस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड दैट इज द H2S प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर
फॉर्म ब्लैक स्टेन ऑन दीज स्टैट्यूज। ट्रेस अमाउंट में H2S भी हमारे स्टैट्यूज पे ब्लैक स्पॉट डाल रहा है, ठीक है ना। एसिड रेन में आपको मैंने बताया कि एसिड रेन क्या थी, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है रेन वाटर में, वो हमारे कैल्शियम कार्बोनेट को चेंज कर देता है कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम नाइट्रेट में। एज वेल एज जब इन्वायरमेंट में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी प्रेजेंट है तो वो भी ब्लैक स्पॉट डालती है, जिसकी वजह से हमारा जो बहुत बहुत काम हो रहा है, बहुत रिसर्च हो रहे हैं कि हमारा ताजमहल क्यों जो है उसकी जो चमक थी वो कम होती चली जा रही है। क्यों कम होती चली जा रही है? क्योंकि एसिड प्रेजेंट इन द रेन, दैट इज कॉल्ड एसिड रेन विच हैव नाइट्रेट एंड सल्फेट्स, ठीक है, और वो हमारे कैल्शियम कार्बोनेट को डैमेज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मार्बल्स एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट के बने। अच्छा, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या है? कोरोजन हो गया। रेंसिडिटी क्या है? रेंसिड होना क्या है? फूड मटेरियल दैट कंटेन द ऑयल, वो फूड मटेरियल जो ऑयल को कंटेन करते हैं, व्हेन एक्सपोज्ड इन द एटमॉस्फेयर फॉर द लॉन्ग टाइम इट विल बाइंड विद द ऑक्सीजन। वो बहुत समय तक अगर एटमॉस्फेयर में खुले पड़े हुए हैं, डब्बा ढक्कन खुला हुआ है, द ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट एंड ऑयल अकर्स, फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से उसमें एक स्मेल आती है, एक बैड स्मेल आती है, दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। उसी को हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। तो मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, हम इस रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं? बोलिए। पहला, पैक फूड मटेरियल इन एयर टाइट कंटेनर्स। जो भी फूड मटेरियल हो उनको एयर टाइट कंटेनर में बिल्कुल पैक करिए, ताकि इन्वायरमेंट का एयर अंदर इंटर ना करे, लगातार वो एक्सपोज ना हो। दूसरा, कैसे चेक कर सकते हैं इसको? फूड शुड बी प्लेस्ड इन द लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर में ना रखिए, लो टेम्परेचर पे रखिए। हाई टेम्परेचर में ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी इन्वायरमेंट में, तो उसको लो टेम्परेचर पे रखिए। बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट फूड कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेंसिडिटी। जो फूड हम रख रहे हैं, अगर उसमें कुछ अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट डाल दिया तो हम उसको रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारे फ्रूट्स में मिलते हैं। आपके नींबू में जो है एंटीऑक्सीडेंट है, तो जिस फूड में मिला पाएंगे उसी में मिला पाएंगे। तो अगर एंटीऑक्सीडेंट आपको मिलता है, तो एंटीऑक्सीडेंट आप अगर मिलाकर रखते हैं फूड मटेरियल के साथ, तो वो ऑक्सीजन को बाउंड नहीं होने देगा, रेंसिड नहीं होने देगा हमारे फूड को। चौथा, इन बैग्स ऑफ पोटैटो चिप्स द एयर इज रिप्लेस्ड बाय द नाइट्रोजन टू चेक रेंसिडिटी। जो हम लोग अंकल चिप्स खा रहे हैं, अंकल चिप्स तो बहुत पहले मिलती थी हम लोगों के ज़माने में, आपके ज़माने में बहुत सारी चिप्स मिल रही हैं मार्केट में तरह तरह के नाम से। उन आलू के चिप्स के पैकेट्स में जो है नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया जाता है, तो जो उसको रेंसिड होने से बचाता है, उसकी स्मेल अदरवाइज वो स्मेल करने लगेगा। ओके, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। प्लेस कुक्ड फूड अवे फ्रॉम सनलाइट ऑल्सो। सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में अपने फूड को ना आने दीजिए। अपने फूड को सनलाइट के डायरेक्ट प्रेजेंस में मत आइए, उसको कहीं ऐसी जगह रखिए जहां सनलाइट ना हो। ओके, तो ये लेक्चर छोटा ही था। थैंक्स फॉर योर पेशेंस। और यही हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर मैं कहूं कि टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन खत्म हो गए। एक्सरसाइज आप करिए, अदरवाइज आप एक्सरसाइज हमारी टीम से मांग के आप कर सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर आपको ये लगता है कि नहीं मुझे एक्सरसाइज भी करानी चाहिए, एक एक एक्सरसाइज, तो आप मुझे रिक्वेस्ट करिए, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा और पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको एक साथ एक वीडियो में करा दूंगा। ओके, तो बहुत जल्दी जल्दी करना होगा, तो थोड़ा आप करिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं एनसीईआरटी के, तो मैं उन एक्सरसाइज को भी कराऊंगा। ओके, तो थैंक इन द लास्ट।